वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 9 वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म्स का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से जो है विमेन के साथ जैसे कि सती प्रथा थी और औरत को ज़िंदा जला दिया जाता था अगर उसके पति की डेथ हो जाती थी तो, और फिर किस तरीके से औरतों को पढ़ने नहीं दिया जाता था और उनके लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने काफ़ी ज़्यादा काम किया कि वही विडो री मैरिज हो जाए, बच्चियों को पढ़ाने के लिए कई सारे लोगों ने काम किया। तो उन्हीं के बारे में अब हम आगे का मतलब यही जो चैप्टर है वो आगे हम देखने वाले हैं। तो यहाँ से देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें यह है गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल। तो इनिशियली हमने इसी चैप्टर में थोड़े इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि जो लड़कियां स्कूल जाती थी या फिर बेसिकली आप यहाँ कहिए कि जो लड़कियां पढ़ती थी, तो कुछ इलाके ऐसे थे हमारे देश के, कहते थे कि अगर लड़की पढ़ लिख लेगी तो उसका पति मर जाएगा। इस तरीके की बातें भी होती थी हमारे समाज में। तो गर्ल्स ने मतलब जाना शुरू करा। तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर की फ़ोटो है। काफ़ी सारे रिफॉर्मर्स होते हैं सुधारवादी, जो समाज में सुधार लाना चाहते हैं। काफ़ी सारे रिफॉर्मर्स ने ये समझा कि एजुकेशन फॉर गर्ल्स वॉज नेसेसरी इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन। मतलब लड़कियों को पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करना है। तो विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इन कलकत्ता एंड मैनी अदर रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे सेटअप स्कूल फॉर गर्ल्स। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कलकत्ता में और काफ़ी सारे और रिफॉर्मर्स ने बॉम्बे में लड़कियों के लिए स्कूल स्टार्ट करे। When the first school were opened in the mid 19th century, many people were afraid of them. 19th century के मध्य में मतलब मिड 19th century के टाइम पर जब स्कूल खोले गए लड़कियों के लिए तो काफ़ी लोग ज़्यादा ना डरे हुए थे। उन्हें ये डर था कि लड़कियां जब घर से बाहर निकलेंगी तो किस तरीके से वो अपने जो घर के काम हैं, उनकी जो डोमेस्टिक ड्यूटीज़ हैं, मतलब घर में बर्तन धोना, खाना बनाना, इस तरीके के जो काम है वो लड़कियाँ कैसे करेंगी। मोर ओवर अब लड़कियों को स्कूल जाने के लिए पब्लिक प्लेसेस से भी गुजरना होगा। काफ़ी लोगों को लगता था कि इसका काफ़ी ख़राब असर पड़ेगा लड़कियों पर, मतलब लड़कियों पर करप्टिंग इफेक्ट पड़ेगा। अगर लड़कियाँ घर से बाहर जाएंगी, पढ़ेंगी तो बहुत ही ख़राब उन पर असर पड़ेगा। और ये थ्रू आउट 19th सेंचुरी काफ़ी ज़्यादा डिबेटेड इशू था कि लड़कियों को पढ़ने देना चाहिए ना या नहीं। ज़्यादातर जो एजुकेटेड वुमेन थी उनको घर में ही पढ़ाया जाता था उनके लिबरल फादर्स या फिर हस्बैंड्स के द्वारा। तो या तो लड़कियों को उनके पिता पढ़ाया करते थे या फिर जिन लड़कियों की शादी हो जाती थी उनके पति उनको पढ़ाया करते थे। ज़्यादातर ऐसे ही होता था, या फिर कई बार लड़कियाँ खुद ही पढ़ लेती थीं, खुद ही शिक्षित हो जाती थी। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है राज सुंदरी देवी का, जिसमें हमने पिछले साल पढ़ा था ना कि राज सुंदरी देवी ने खुद ही मतलब उनके बेटे को जो एक टीचर पढ़ाने आते थे, उन्होंने अल्फ़ाबेट सीखे, फिर एक किताब से उन अल्फ़ाबेट्स को मिलाया, फिर जोड़ जोड़ के पढ़ना सीखा। और शी वॉज वन ऑफ दोज हु सीक्रेटली लर्न टू रीड एंड राइट इन अ फ्लिकरिंग लाइट ऑफ कैंडल्स एट नाइट। तो राज सुंदरी देवी मतलब हमने पिछले साल 7th क्लास में पढ़ा था कि वो रात को अपना सारा का सारा दिन का काम निपटा करके और अपने बेटे के जैसे कि किताब का कोई पन्ना फाड़ करके और फिर वो ये ना अक्षर मिला करके वो पढ़ना सीखती थी। रात को रसोई में मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ती थी वो। तो इसमें ये देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पर ये हिंदू महासभा हिंदू महिला विद्यालय जो कि 1875 में हुआ था स्थापित, उसकी एक फ़ोटो यहाँ पर है। तो व्हेन गर्ल्स स्कूल वे फर्स्ट सेटअप, जब गर्ल्स के स्कूल इनिशियली सेटअप किए गए थे 19th सेंचुरी में, तो ऐसे जनरली बिलीव किया जाता था कि करिकुलम जो है गर्ल्स के लिए, करिकुलम का मतलब होता है जो पढ़ाया जाता है बच्चों को, मतलब स्कूल में आपको जो पढ़ाया जाता है वो आपका करिकुलम है। तो जब 1875 के टाइम पर या फिर 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी के टाइम पर जब स्कूल खुलने लगे लड़कियों के लिए, तो ये ऐसा समझने लगे कि जो लड़कियों को जो पढ़ाया जाएगा ना वो लेस टेक्सिंग देन दैट फॉर बॉयज़, मतलब लड़कों से कुछ कम ही पढ़ाया जाएगा लड़कियों को, ऐसा सोचते थे लोग। हिंदू महिला विद्यालय वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इंस्टीट्यूशंस टू प्रोवाइड गर्ल्स विद अ काइंड ऑफ लर्निंग दैट वॉज यूजुअल फॉर बॉयज़ एट द टाइम। तो हिंदू महिला विद्यालय पहला ऐसा इंस्टीट्यूशन था जिसने लड़कियों को भी बिल्कुल वैसा ही पढ़ाया, उन्हीं किताबों से उसी तरीके से पढ़ाया जैसे लड़कों को पढ़ाया जाता था। तो इसमें आगे बताते हैं कि लेटर पार्ट ऑफ द सेंचुरी, मतलब 19th सेंचुरी के बाद वाला जो टाइम था, काफ़ी सारे गर्ल्स जो हैं वो स्कूल्स थोड़े, काफ़ी सारे तो नहीं, थोड़े बहुत जाने लगे थे। काफ़ी स्कूल्स वगैरह इस्टेब्लिश किए गए थे बाय आर्य समाज इन पंजाब एंड ज्योतिराव फूले इन महाराष्ट्र। ज्योतिराव फूले ने भी एक फूली माली कास्ट के थे, इनके बारे में भी देखेंगे। इन्होंने भी औरतों को पढ़ाने के लिए काफ़ी काम किया था। इन एरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम हाउस होल्ड, एरिस्टोक्रेटिक मतलब अमीर आप समझ लीजिए, मुस्लिम हाउस होल्ड जो कि नॉर्थ इंडिया के होते थे, वुमेन को कुरान पढ़ना सिखाया जाता था अरबी भाषा में। दे वर टॉट बाय वुमेन हु केम होम
टू टीच, तो कुरान पढ़ना औरतों के द्वारा ही लड़कियों को सिखाया जाता था। बेसिकली अरबी भाषा उनको सिखाई जाती थी। सम रिफॉर्मर्स जैसे कि मुमताज़ अली इंटरप्रेट किया उन्होंने वर्सेस ऑफ कुरान टू आर्ग्यू फॉर वुमेन्स एजुकेशन। तो कुछ कुरान की ही लिखी हुई जो कायदे या फिर जो भी होते हैं, वर्सेस बोलते हैं उन्हें इंग्लिश में, तो कुरान में जो कुछ लिखा गया था उससे ही इंटरप्रेट करके, उससे पढ़ करके बताया कि कुरान में ही लिखा गया है कि औरतों को पढ़ाया जाना चाहिए। द फर्स्ट उर्दू नॉवेल्स बिगेन टू बी रिटन फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी। तो लेट 19th सेंचुरी के बाद से उर्दू की नॉवेल्स भी लिखी जाने लगी, उपन्यास लिखे जाने लगे। इनमें से कुछ जो थे, दीज वर मेंट टू एनकरेज वुमेन टू रीड अबाउट रिलीजन एंड डोमेस्टिक मैनेजमेंट इन अ लैंग्वेज दे कुड अंडरस्टैंड। तो उन किताबों में क्या लिखा जाता था कि भाई धर्म के बारे में पढ़ो और घर का काम कैसे कर सकते हैं, यही जो है विमेन पढ़ें। विमेन राइट अबाउट विमेन, अब औरतों ने भी औरतों के बारे में लिखना शुरू कर दिया। अर्ली 20th सेंचुरी आते आते जो मुस्लिम विमेन थी, जैसे कि बेगम ऑफ भोपाल प्लेड अ नोटेबल रोल इन प्रमोटिंग एजुकेशन अमंग विमेन। तो बेगम ऑफ भोपाल जो थी, उन्होंने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि भाई औरतें पढ़ सकें। उन्होंने प्राइमरी स्कूल्स बनाए अलीगढ़ में लड़कियों के लिए। अनदर रिमार्केबल वुमन एक और थी बेगम रुकैया सखावत हुसैन। उन्होंने स्टार्ट किया मुस्लिम गर्ल्स के लिए स्कूल्स पटना में और कलकत्ता में। ये देखिए, ये नाम ना आप लोगों को याद रखना है कि विमेन की एजुकेशन के लिए जो बेगम्स थी भोपाल की, उन्होंने काफ़ी काम किया। और बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने भी मुस्लिम गर्ल्स के लिए पटना में या कलकत्ता में स्कूल्स खोले थे। शी वॉज अ फियरलेस क्रिटिक ऑफ कंजर्वेटिव आइडियाज़। तो रुकैया हुसैन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिक करती थी, काफ़ी बुराइयां करती थी, जो कैसे आइडियाज़ होते थे दकियानूसी पुराने ख्यालातों की, काफ़ी बुराइयां करती थी। आर्ग्यूइंग दैट रिलीजियस लीडर ऑफ एवरी फेथ अकॉर्डेड एन इन्फीरियर प्लेस टू वुमेन। तो वो कहती थी कि चाहे रिलीजियस लीडर, चाहे वो इस्लाम का हो, हिंदू धर्म का हो, क्रिश्चियनिटी किसी का भी हो, सब कहते हैं, सबका ये मानना है कि जो औरतें हैं वो नीची होती हैं। बाय 1880s इंडियन वुमेन बिगेन टू एंटर यूनिवर्सिटीज़। 1880s आते आते इंडियन वुमेन जो है यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने जाने लगी, कॉलेजेस में जाने लगी। कुछ जो हैं वो ट्रेंड डॉक्टर्स भी बन गई, कुछ टीचर बन गई। सम वुमेन जो हैं उन्होंने लिखना शुरू करा और उनके आइडियाज़ जो हैं वो पब्लिश होने लगे। पब्लिश देयर क्रिटिकल व्यूज़ ऑन द प्लेस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। तो औरतें खुद औरतों के बारे में लिखने लगी कि किस तरीके से औरतों की कंडीशन सोसाइटी में कितनी ज़्यादा ख़राब है। ताराबाई शिंदे, अ वुमेन एजुकेटेड एट होम एट पटना। तो ताराबाई शिंदे जो कि अपने घर पे ही पूना में उनको पढ़ाई लिखाई करवाई गई थी, उन्होंने एक पब्लिश करी किताब, इसका नाम था स्त्री पुरुष तुलना। स्त्री पुरुष तुलना मतलब स्त्री और पुरुष की तुलना के बारे में उन्होंने अ कंपैरिजन बिटवीन मेन एंड वुमेन क्रिटिसाइजिंग द सोशल डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन। तो इन्होंने, ताराबाई शिंदे ने लिखा था कि किस तरीके से मैन और वुमेन में डिफरेंस होता है और उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था ये। और पंडिता रमाबाई के बारे में अब देखते हैं। पंडिता रमाबाई एक ग्रेट स्कॉलर थी संस्कृत की। स्कॉलर का मतलब उनको संस्कृत की काफ़ी अच्छी जानकारी थी। फेल्ट दैट हिंदुइज्म वॉज ऑप्रेसिव टुवर्ड वुमेन एंड रोट अ बुक अबाउट द मिजरेबल लाइफ ऑफ अपर कास्ट हिंदू वुमेन। तो इन्होंने ये समझा, ये देखा कि जो वुमेन की लाइफ है ना हिंदूज़ जो अपर क्लास की जो वुमेन है उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। उन्होंने ये पाया कि विडोज़ जो हैं, she founded a widows home at Pune to provide shelters to widows who had been treated badly by their husbands' relatives। तो इन्होंने विधवाओं के लिए जैसे विधवा आश्रम बनाया, क्योंकि जो विधवा हो जाती है उनके रिलेटिव्स काफ़ी उनके साथ जैसे बुरा बर्ताव करने लगते हैं, तो एक विधवा आश्रम सा इन्होंने बनाया पंडिता रमाबाई ने। हेयर वुमेन वर ट्रेंड सो दैट दे कुड सपोर्ट देमसेल्व्स इकोनॉमिकली। तो मतलब वुमेन को ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि वुमेन खुद को इकोनॉमिकली सपोर्ट कर सके, मतलब अपना खर्चा पानी वो सब ना चला सके। नीडलेस टू से ऑल दिस मोर देन अलार्म द ऑर्थोडॉक्स। मतलब जो ऑर्थोडॉक्स कौन होते हैं? देखिए, ऑर्थोडॉक्स वो होते हैं जो पुरानी विचारधाराओं को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। वो कहते हैं जो पुराने समय से चलता आया है वही ठीक है, बदलाव की ज़रूरत नहीं है। क्या क्या कहते थे? फॉर इंस्टेंस, मैनी हिंदू नेशनलिस्ट फेल्ट दैट हिंदू वुमेन वर अडॉप्टिंग वेस्टर्न वेज एंड दैट वुड करप्ट हिंदू कल्चर एंड इरोड फैमिली वैल्यूज़। तो काफ़ी सारे हिंदू नेशनलिस्ट जो थे, जो मतलब अपने धर्म को और ज़्यादा मानते थे, वो ये कहते थे कि जो औरतें हैं वो वेस्टर्न कल्चर, ये जो यूरोप का कल्चर है इसको फॉलो कर रही हैं और ये जो हिंदू कल्चर है ना, हमारे देश का कल्चर है, ये ख़त्म हो जाएगा। ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम वर ऑल्सो वरीड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ दीज चेंजेस। और ऑर्थोडॉक्स जो पुराने ख्यालों के मुसलमान थे उनको भी बड़ा दिक्कत होती थी और पुराने ख्याल के हिंदुओं को भी, मतलब हमारे देश के लोगों को बड़ी दिक्कत होती थी वुमेन के घर से बाहर निकल करके पढ़ने से या काम करने से। As you can see by the end of 19th century, women themselves were actively working for reform। women ने खुद ही रिफॉर्म के लिए, क्योंकि पढ़ लिख गई थी, तो रिफॉर्म के लिए, बदलाव के लिए काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने किताबें लिखी, मैगजीन्स को एडिट किया, स्कूल बनाए, ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए, वुमेन्स एसोसिएशंस बनाई, मतलब ताकि वुमेन की एम्पावरमेंट हो सके।
अर्ली 20th सेंचुरी आते आते दे फॉर्म्ड पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स टू पुश थ्रू लॉज फॉर फीमेल सफरेज। तो पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स बनाए काफ़ी ज़्यादा और थ्रू लॉज फॉर फीमेल सफरेज। फीमेल सफरेज का मतलब है कि आंदोलन करना शुरू कर दिया औरतों ने कि विमेन को भी वोट देने का अधिकार हो, पहले नहीं दिया जाता था, तो वोट देने का अधिकार हो विमेन को, इसके लिए भी ग्रुप्स वगैरह बनाए गए। एंड बेटर हेल्थ केयर, उनको हेल्थ केयर अच्छी मिले और एजुकेशन मिले विमेन को, इसके लिए भी काफ़ी काम किए गए। कुछ विमेन ने ज्वाइन करे काफ़ी सारे नेशनलिस्ट एंड सोशलिस्ट मूवमेंट फ्रॉम 1920s। 1920 से तो बहुत ज़्यादा बाढ़ सी आ गई थी, काफ़ी सारे मूवमेंट्स चलाए जा रहे थे और औरतों के लिए काफ़ी लोग काम कर भी रहे थे। इन द 20th सेंचुरी लीडर्स सच एज जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस लेंड देयर सपोर्ट टू द डिमांड्स फॉर ग्रेटर इक्वालिटी एंड फ्रीडम फॉर वुमेन। तो जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने भी कहा कि भाई वुमेन को इक्वालिटी होनी चाहिए मैन के बराबर। नेशनलिस्ट लीडर्स ने प्रॉमिस किया कि देयर वुड बी फुल सफरेज फॉर ऑल मैन एंड वुमेन आफ्टर इंडिपेंडेंस। फुल सफरेज का मतलब है सफरेज, सफर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। वो सफरेज का मतलब होता है वोटिंग राइट, सबको वोटिंग राइट मिलेगा, ऐसा हमारे देश के नेताओं ने कहा था आज़ादी के बाद, और हुआ भी ऐसा ही। जिस दिन से हमारा देश आज़ाद हुआ उस दिन से हर एक वयस्क, एक एडल्ट के पास राइट टू वोट है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, औरत हो, आदमी हो, दैट डजंट मैटर्स, उसके पास वोट, राइट टू वोट है, वो इलेक्शंस में वोट दे सकता है, इलेक्शन में खड़ा भी हो सकता है या हो सकती है कोई भी। हाउएवर, अगर वो इस देश के नागरिक है तो। However, till then they asked women to concentrate on the anti-British struggles। तो उस समय पर ये चाहते थे कि अंग्रेज़ों के खिलाफ ही ज़रा विमेंस भी काम करें। लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, तो चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट भी कानून बनाए गए थे। अब देखिए, विद द ग्रोथ ऑफ विमेंस ऑर्गेनाइजेशंस इन राइटिंग ऑन दीज इश्यूज द मोमेंटम फॉर ग्रोथ अगेंस्ट मोमेंटम फॉर रिफॉर्म गेंड स्ट्रेंथ। तो क्या हुआ था, विमेन ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी ज़्यादा बनाई जाने लगी थी, तो इनके मोमेंटम बढ़ गया, मतलब तेज़ी आ गई थी काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स में, मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे काम औरतों के लिए होने लगे थे। पीपल चैलेंज्ड अनदर एस्टैब्लिश्ड कस्टम दैट ऑफ चाइल्ड मैरिज। अब जो बाल विवाह होता था इसको भी मतलब रोकने की बात की गई। देयर आर अ नंबर ऑफ इंडियन लेजिस्लेटर्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हु फॉट टू मेक अ लॉ प्रिवेंटिंग चाइल्ड मैरिज। तो चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए भी कानून बनाए गए। 1929 द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट वॉज पास्ड विदाउट द काइंड ऑफ बिटर डिबेट्स एंड स्ट्रगल्स दैट अर्लियर लॉज हैड सीन। तो 1929 में, इससे पहले जो सती प्रथा को रोकने का एक्ट था और विडो रीमैरिज का एक्ट था, उसको मतलब काफ़ी ज़्यादा उसका विरोध हुआ था। पर 1929 आते आते जब चाइल्ड मैरिज को मतलब बाल विवाह को रोकने के लिए कानून बनाया गया तो उसमें ज़्यादा कोई विरोध नहीं हुए। इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी आदमी जिसकी उम्र 18 से कम है और कोई भी औरत जिसकी उम्र 16 से कम है वो शादी नहीं कर सकते। और बाद में आज के टाइम में क्या है, 21 साल का लड़का या फिर 18 साल की लड़की जो है शादी, इससे कम की एज के शादी नहीं कर सकते। और अब ये एज और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। धीरे लॉ लाने की कोशिश की जा रही है कि 21 दोनों के लिए कर दी जाए, मतलब 21 ही वीमेन के लिए कर दी जाए और 21 ही मैन के लिए कर दी जाए शादी की। जिस तरीके के लॉज हो सकता है जल्दी ही आ जाएं। तो इस पिक्चर में ब्राइड देखिए, वो मतलब कितनी छोटी है और लड़का कितना बड़ा है ना। अब कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म्स, कास्ट और सोशल रिफॉर्म्स में किस तरीके से काम किए गए। तो सम ऑफ द सोशल रिफॉर्मर्स वी हैव बीन डिस्कसिंग ऑल्सो क्रिटिसाइज कास्ट एंड इक्वालिटीज़। ये सारे रिफॉर्मर्स जो हैं इन्होंने धर्म में जो ये जातीय प्रथा है इसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया। राजा राम मोहन रॉय ट्रांसलेटेड एन ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट वाज क्रिटिकल ऑफ कास्ट। तो राजा राम मोहन रॉय को काफ़ी सारे भाषाओं का ज्ञान था ना, तो एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट था, मतलब एक लेख था, उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया और उसमें बताया गया कि किस तरीके से जो जाति प्रथा है ये ठीक नहीं है। The प्रार्थना समाज adhered to the tradition of bhakti that believed in spiritual equality of all caste। तो प्रार्थना समाज एक मतलब जैसे कि आर्य समाज इस तरीके के प्रार्थना समाज भी था, तो उन्होंने कि भक्ति करो और स्पिरिचुअल इक्वालिटी होनी चाहिए। मतलब जो ये प्रार्थना समाज था ये कहता था कि हर कास्ट, हर धर्म सब बराबर हो। बॉम्बे में द परमहंस मंडली वॉज फाउंडेड इन 1840 टू वर्क फॉर द एबोलिशन ऑफ कास्ट। बॉम्बे में परमहंस मंडली की भी स्थापना की गई 1840 में ताकि कास्ट को एबॉलिश कर दिया जाए। मैनी ऑफ दीज रिफॉर्मर्स एंड मेंबर्स ऑफ रिफॉर्म एसोसिएशन वर पीपल ऑफ अपर कास्ट। तो ज़्यादातर ये जो रिफॉर्म एसोसिएशन बनाई जा रही थी अपर कास्ट के लोग ही कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने के लिए बना रहे थे। अफन इन सीक्रेट मीटिंग्स दीज रिफॉर्मर्स वुड वायलेट कास्ट टेबूज ऑन फूड एंड टच इन एफर्ट्स टू गेट रिड ऑफ द होल्ड ऑफ कास्ट
प्रीजुडाइज इन देयर लाइफ। तो इसमें क्या होता था कि इनकी जो मीटिंग्स होती थी ना कास्ट सिस्टम को हटाने के लिए, ये जो दूसरी जैसे कि कुछ अपर कास्ट होती है सो कॉल्ड हमारे देश में, कुछ लोगों को नीची कास्ट का माना जाता है, तो नीची कास्ट वाले ऊंची कास्ट वाले साथ मिल करके बैठ के खाना खाते थे, एक दूसरे से हाथ मिलाते थे। तो पहले ये सब टैबू था, मतलब ये सब करना बहुत ही बड़ा अपराध माना जाता था कि आप किसी दूसरी कास्ट के नीची कास्ट के पर्सन के साथ बैठ करके खाना खा रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, बहुत ही बड़ा अपराध होता था पहले ज़माने में। तो ये लोग ये सब कस्टम्स को तोड़ने के लिए यही किया करते थे। और आज देखिए कास्ट सिस्टम काफ़ी हद तक काफ़ी कम हो चुका है, पहले के ज़माने से तो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। देयर वर ऑल्सो अदर्स हु क्वेश्चन द इनजस्टिस ऑफ कास्ट सोशल ऑर्डर। तो काफ़ी सारे थे जो क्वेश्चन करते थे कि भाई क्या है ये कास्ट ऑर्डर में। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द 19th सेंचुरी क्रिश्चियन मिशनरीज बिगिन सेटिंग अप स्कूल्स फॉर ट्राइबल ग्रुप्स एंड लोअर कास्ट चिल्ड्रन। तो क्रिश्चियन मिशनरीज कौन होते हैं? तो देखिए ज़्यादातर जब अंग्रेज़ हमारे देश पे राज कर रहे थे तो वो क्रिश्चियन कंट्री है, तो वहाँ से काफ़ी सारे मिशनरीज़ आते थे। मिशनरीज़ जो बेसिकली क्या चाहते थे कि हमारे देश के लोग अपना धर्म परिवर्तन करके क्रिश्चियन बन जाएं। तो उन लोगों ने ट्राइबल बच्चों के लिए और लोअर कास्ट के चिल्ड्रन के लिए स्कूल्स खोले और उनको काफ़ी रिसोर्सेज वगैरह दिए गए, उनको पढ़ाया गया ताकि वो आगे बढ़ सके। एट द सेम टाइम पुअर बिगन लीविंग देयर विलेजेस टू लुक फॉर द जॉब। तो लोग अपने गाँव छोड़ करके जॉब ढूंढने के निकल पड़े। दैट वर ओपनिंग अप इन द सिटीज़। जो कि सिटीज़ में नई नई जॉब आ रही थी, उसको जॉब पाने के लिए लोग गांव से शहरों की तरफ जाने लगे, फैक्ट्रीज़ में काम करने लगे, जॉब्स म्यूनिसिपैलिटीज़ में लेने लगे। यू हैव रेड अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ सिटीज़ इन चैप्टर 6। चैप्टर 6 में हमने पढ़ा है कि किस तरीके से जो सिटीज़ हैं वो फैली थी। थिंक ऑफ द न्यू डिमांड ऑफ लेबर दैट दिस क्रिएटेड। तो बड़े बड़े शहर बन रहे थे तो डिमांड लेबर की काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। ड्रेन्स हैड टू बी डग। मतलब ड्रेन्स का मतलब होता है जहाँ से पानी निकाला जा सके, उनको खोदना था। रोड्स बनानी थी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी थी, सिटी को साफ़ करना था। कूली सामान ले जाने वाले और ब्रिक लेयर जो होते हैं ना, मजदूर हो गए, स्वीपर और पैलेंक्विन बियरर्स। पैलेंक्विन होता है पालकी उठाने वाले, और काफ़ी सारे लेबर्स की ज़रूरत थी, रिक्शा पुलर्स वगैरह की। तो ये सब लेबर कहाँ से आएगा? ये सब लेबर जो गाँव के गरीब लोग होते थे वो छोटे छोटे शहरों में आ जाते थे। द पुअर फ्रॉम विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स, मैनी ऑफ देम फ्रॉम लो कास्ट, बिगिन मूविंग टू सिटीज़ वेयर देयर वॉज अ न्यू डिमांड फॉर लेबर। तो नई डिमांड थी लेबर की, तो काफ़ी सारे लोग आने लगे गाँव से, छोटे शहरों से। सम ऑल्सो वेंट टू वर्क इन प्लांटेशन इन असम, मॉरिशियस, ट्रिनिदाद एंड इंडोनेशिया। तो हमारे देश के काफ़ी सारे लोग असम वाले रीजन में गए, अलग अलग देशों में भी गए, जैसे मॉरिशियस, ट्रिनिदाद, इंडोनेशिया काम करने के लिए। वर्क इन द न्यू लोकेशंस वॉज ऑफन हार्ड। तो नए नए लोकेशंस पे काम करना जाकर के काफ़ी हार्ड होता था। But the poor, the people from low caste saw this as an opportunity to get away from the oppressive hold of upper caste landlords exercise over their lives and the daily humiliation they suffered। तो काफ़ी सारे जो लोग थे जो लोअर कास्ट के थे, उनको अपने गाँव में तो बहुत ही बुरे उनके हालात थे, उनके साथ हमेशा बदतमीज़ी ही की जाती थी, ह्यूमिलिएशन, उनकी बेइज्जती की जाती थी अपर कास्ट के द्वारा। तो उनके लिए तो बढ़िया था कि भाई यहाँ से निकल करके शायद इज़्ज़त मिल जाए, थोड़ा काम मिल ही जाएगा। तो कूली शिप था। तो द कूली शिप नेम जॉन एलन कैरीड मैनी लेबरर्स टू मॉरिशियस वेयर दे। तो काफ़ी सारे कूली शिप मतलब काम करने वाले लोगों को मॉरिशस वगैरह हमारे देश से लेके जाया जाता था, और ज़्यादातर वो लो कास्ट के ही हुआ करते थे। यहाँ पर हु कुड प्रोड्यूस शूज़ कौन बना सकता था? लेदर वर्कर्स हैव बीन ट्रेडिशनली हेल्ड इन कंटेम्प्ट सिंस दे वर्क विद डेड एनिमल्स विच आर सीन एज डर्टी एंड पॉल्यूटिंग। तो जो बूट मेकर्स थे, जो जूते बनाने वाले थे, आज जो जूते बनाने प्यूमा और ये सब है ना, इनकी तो बड़ी इज्जत होती है। पहले ज़माने में जो जूते बनाते थे वो कहते थे कि ये तो चमड़े से बनाते हैं, जानवरों को मार करके और ये सब काम करते हैं। तो शू मेकर्स को काफ़ी ज़्यादा ख़राब नज़रिए से देखा जाता था। तो मडिगास मेकिंग शूज़, तो आंध्र प्रदेश में जो शू बनाने वाली कम्युनिटी है उनको मदिगा कहते हैं। मदिगा वर एन इम्पॉर्टेंट अनटचेबल कास्ट प्रेजेंट है आंध्र प्रदेश की, और they were experts at cleaning hides, tanning them for use and sewing sandals। तो मतलब जानवर की खाल उतारना, उसको साफ़ करना और उसको सिर भर के सैंडल बनाना, इसमें ये जो मडिगास कास्ट है ना, ये आंध्र प्रदेश की काफ़ी पॉपुलर थी। तो देयर वर अदर जॉब्स टू, काफ़ी सारी और जॉब्स भी थी शहरों में, जैसे कि द आर्मी फॉर इंस्टेंस ऑफर्ड अपॉर्चुनिटीज़। नंबर ऑफ माहर पीपल हु वर रिगार्डेड एज अनटचेबल फाउंड जॉब्स इन माहर रेजिमेंट। तो एक अंग्रेज़ों ने माहर रेजिमेंट बना दी उसमें आर्मी में, तो माहर रेजिमेंट में काफ़ी सारे जो अनटचेबल समझे जाते थे उनको जॉब मिलने लगी। जो फादर थे बी आर अम्बेडकर के, वो लीडर थे दलित मूवमेंट के, टॉट एट एन आर्मी स्कूल। द फादर ऑफ बी आर अम्बेडकर, द लीडर, मतलब बी आर अम्बेडकर के फादर भी थे, वो भी मतलब इसके एक तरह से लीडर थे दलित मूवमेंट के, वो आर्मी स्कूल में पढ़ाया करते थे।
अब देखिए, नो प्लेस इनसाइड द क्लासरूम। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में एज लेट एज 1829 अनटचेबल्स वर नॉट अलाउड टू इनटू इवन इन गवर्नमेंट स्कूल। तो अनटचेबल्स जिनको समझा जाता था बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, उनको स्कूल नहीं आने दिया जाता था। व्हेन सम ऑफ देम प्रेस्ड हार्ड फॉर दैट राइट दे वर अलाउड टू सिट ऑन द वरांडा आउटसाइड द क्लासरूम। तो मतलब अनटचेबल्स को जिनको समझा जाता था उनको स्कूल भी नहीं जाने देते थे, और जब उन लोगों ने बहुत ही विद्रोह किया कि उनको भी स्कूल जाना है तो उनको बरामदे में बिठा देते थे ताकि वो अपर कास्ट के बच्चों को छू करके उन्हें गंदा ना कर दें। इस तरीके की हमारे देश के लोगों की सोच थी। अब ये दुबले हैं पतले है ना। दुबलाज ऑफ गुजरात कैरिंग मैंगोज टू द मार्केट। तो दुबलाज हैं, ये मैंगो लेकर के जा रहे हैं। दुबलाज लेबर्ड फॉर अपर क्लास लैंडलॉर्ड्स। अपर क्लास लैंडलॉर्ड्स के लिए दुबलाज काम करते हैं। कल्टिवेटिंग देयर फील्ड्स एंड वर्किंग एट वेराइटी ऑफ ऑड जॉब्स एट द लैंडलॉर्ड्स हाउस। तो लैंडलॉर्ड के घर पे भी ये दुबलाज काम करते हैं। गुजरात के पहले ज़माने में बहुत चलता था। डिमांड्स फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस। तो डिमांड उठी कि भाई सबको समानता का अधिकार मिले, सबको न्याय मिले। ग्रेजुअली बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century पीपल फ्रॉम विद इन द नॉन ब्राह्मण कास्ट begin ऑर्गेनाइजिंग मूवमेंट्स अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड डिमांडेड सोशल इक्वालिटी एंड जस्टिस। तो काफ़ी सारे लोग जो कि नॉन ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण नहीं थे, उन कास्ट के अपर कास्ट के लोगों ने, लोअर कास्ट के लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड उठाने लगे कि ये सब क्या चल रहा है भाई, क्यों ये सब बदतमीजियाँ चल रही हैं। सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया वॉज फाउंडेड बाय घासीदास। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि सतनामी मूवमेंट सेंट्रल इंडिया में मतलब मध्य प्रदेश झारखंड वाले रीजन में घासीदास ने सतनामी मूवमेंट स्टार्ट किया था। हु वर्कड अमंग द लेदर वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइज्ड अ मूवमेंट टू इम्प्रूव देयर सोशल स्टेटस। तो लेदर वर्कर्स अभी हमने देखा था ना आंध्र प्रदेश के गढ़िकास के बारे में, वो लेदर वर्कर्स थे। तो लेदर वर्कर्स जो थे इनके लिए सतनामी मूवमेंट में काम किया गया घासीदास के द्वारा ताकि उनका सोशल स्टेटस सही किया जा सके। अगर हम ईस्टर्न बंगाल की बात करें तो हरिदास ठाकुर मतुआ सेक्ट वर्कड अमंग चंडाल कल्टिवेटर्स। हरिदास क्वेश्चन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट दैट सपोर्टेड द कास्ट सिस्टम। तो हरिदास ने भी काफ़ी ज़्यादा अपोज किया कि जो ये ब्राह्मण क्या टेक्स्ट दिखाते हैं जो कास्ट सिस्टम को सपोर्ट करता है। हरिदास क्वेश्चन किया इन्होंने भी। इन व्हाट इज़ प्रेजेंट डे केरल अ गुरु फ्रॉम इजावा कास्ट श्री नारायण गुरु प्रोक्लेम द आइडियाज़ ऑफ यूनिटी फॉर हिज पीपल। तो अगर हम केरला की बात करें तो ये जो इजावा कास्ट को लो कास्ट समझा जाता था, इसमें निकल के आए श्री नारायण गुरु, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर हैं। उन्होंने जो ये अनइक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है अलग अलग कास्ट को और अलग अलग कास्ट के साथ खराब बर्ताव किया जाता है, उनको इसने एक्सेप्ट नहीं किया। इसके खिलाफ इन्होंने श्री नारायण गुरु ने विद्रोह किया। ये इजावा कास्ट के थे केरल के। अकॉर्डिंग टू हिम ऑल ह्यूमन काइंड बिलोंग टू सेम कास्ट। इनके अकॉर्डिंग सारे के सारी जो मानव जाति है वो एक ही कास्ट को बिलोंग करती है। वो क्या है, वन ऑफ हिज फेमस स्टेटमेंट वॉज ओरू जाति, ओरू मातम और ओरू दैवम, मतलब वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड। मतलब ह्यूमन काइंड का एक ही कास्ट होना चाहिए, एक ही धर्म होना चाहिए और एक ही ईश्वर होना चाहिए। ऑल दीज सेक्ट्स वर फाउंडेड बाय लीडर्स हु कम फ्रॉम नॉन ब्राह्मण कास्ट एंड वर्कड अमंग देम। तो ये सारे के सारे जो सेक्ट हैं, अलग अलग जो मूवमेंट्स चलाए गए, नॉन ब्राह्मण भाई वो तो टॉप पे, उन्होंने थोड़ा ना कुछ करना था। तो जो बाकी जिनके साथ गलत हो रहा था उन्होंने काफ़ी मूवमेंट चलाए। दे ट्राई टू चेंज दोज हैबिट्स एंड प्रैक्टिसेस विच प्रोवोक द कंटेम्प्ट ऑफ डोमिनेंट क्लास। दे ट्राई टू क्रिएट अ सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम अमंग द सबऑर्डिनेट कास्ट। तो इन्होंने इस तरीके की कोशिशें की कि भाई जो सेल्फ एस्टीम है अपने लिए, अपनी कास्ट के लिए, अपने लोगों के लिए मन में इज्जत जगाने की कोशिश की इस तरीके के कास्ट मूवमेंट्स ने। देखिए 22-23 मिनट हो गए हैं, अभी चैप्टर अब थर्ड पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।